पूरी वीडियो है ना, इट्स इन डेप्थ वीडियो ऑन डीएसए। अभी इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बात किया था 90 डेज रोड मैप टू बिकम एन एसडीई, बट दैट वीडियो इज इनफ टू क्रैक अ बेसिक या एंट्री लेवल एसडीई रोल। बट अगर आपको फांग लेवल के इंटरव्यूज क्रैक करने हैं, बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल के इंटरव्यूज क्रैक करने हैं, देन दैट बेसिक वीडियो इज नॉट इनफ। यू हैव टू लर्न एडवांस लेवल ऑफ डीएसए। तो डीएसए देखकर बहुत लोगों को ये लगता है कि यार ये क्या चीज है एंड इसका इंटरव्यू में इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि जब भी आप किसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियरिंग के इंटरव्यूज के लिए अप्लाई करोगे, देन डीएसए इज अ मस्ट नो कंसेप्ट। कम लोगों ने आपको पूरा डीएसए का कंसेप्ट बताया कि डीएसए में क्या क्या चीजें होती है, कितनी कैटेगरीज होती है, कितनी सब कैटेगरीज होती है एंड हर डीएसए का क्या क्या रोल होता है। आज मैं आपसे वो सारी चीजें डिस्कस करने वाला हूँ। ये जो पूरा वीडियो है इट्स गोइंग टू बी फ्रॉम बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल। तो चलो ठीक है, डीएसए को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि डीएसए बेसिकली है क्या। फॉर एग्जाम्पल जो गूगल का ब्राउजर है उसमें अगर एक बार में 1 लाख यूजर्स भी सर्च करते हैं कोई भी चीज, फॉर एग्जाम्पल आईफोन, तो सबको रिजल्ट्स एक साथ में दिखते हैं विद इन एन सेकेंड। अमेजोन पर जाते हो एंड वहां पर आपने सर्च किया आईफोन 17, देन वहां पर लाखों कैटेगरीज के प्रोडक्ट वहां पर लिस्टेड है, बट स्टिल आपको आईफोन 17 का जो रिजल्ट है वो आपको 1 सेकंड के अंदर वहां पर आपको कैसे शो हो गया। अब ये कोई मैजिक पार्ट नहीं है, ये ऐसा नहीं कि वहां पर हार्ड कोडेड किया गया, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ मैजिकल थिंग डीएसए। इसीलिए डीएसए यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलो मैं आपको एक और एग्जांपल से बताता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास में 2 बेडरूम्स है, तो एक जो है ये टोटली अनऑर्गेनाइज्ड रखा हुआ है एंड सेकंड जो है वो टोटली ऑर्गेनाइज्ड वे में रखा हुआ है। इसमें पूरे बेडरूम में कपड़े फैले हुए हैं कहीं पर भी, एंड जब भी आपको अपना फेवरेट रेड वाला टी शर्ट ढूंढना होगा, देन आपको पूरे रूम में सर्च करना पड़ेगा कि वो रेड वाली टी शर्ट क्या है। इससे क्या होगा, आपको उस टी शर्ट को ढूंढने में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो यहाँ पर एक ड्रॉर में टी शर्ट है, एक ड्रॉर में जीन्स है, तो क्या होगा, अब जब उस बंदे को वहां पर अपनी फेवरेट रेड वाली टी शर्ट ढूंढनी होगी, उसे पता है कि टी शर्ट यहाँ पर रखा हुआ है, वो ऑन द स्पॉट जाके वहां पर उसे सर्च कर सकता है। सो जो डीएसए है उसका भी सेम रोल है कंप्यूटर के अंदर में, वो डाटा को बहुत ही एकदम ऑर्गेनाइज तरीके से रखता है। ऑर्गेनाइज बोले तो एकदम प्रोफेशनल तरीके से वहां पर वो चीजों को स्टोर करके रखता है, सो दैट टाइम लगने पे आप उसको इजीली रिट्राइव कर सके, उसको मॉडिफाई कर सके, या जो भी चीजें आपको डाटा के साथ में करनी है आप उसको कर सके। अब जो डीएसए है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? अब डीएसए के अंदर में देखो 2 मेन चीजें आती है। पहला है आपका स्पीड एंड परफॉर्मेंस, एंड सेकंड आता है हमारे पास में रिसोर्स, एंड एक और चीज होती है इसके अंदर में प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब देखो, आप कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी एप्लीकेशन जब आप बनाते हो तो उसका ऑप्टिमाइज्ड होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो डीएसए के फ्रेमवर्क्स की मदद से हम लोग एक ऐसा ऑप्टिमाइज्ड एप्लीकेशन बनाते हैं। अगर आपकी चीजें ऑप्टिमाइज नहीं होंगी, फॉर एग्जांपल आपकी कोई वेबसाइट है, वेबसाइट में 1 करोड़ डाटा है, बट अगर आपको उस 1% का डाटा वहां पर चाहिए, अगर आप उसको सर्च करोगे, अगर वो ऑप्टिमाइज नहीं होगा तो वेबसाइट वहां पर क्रैश हो जाएगा, क्योंकि वेबसाइट को जो कोड लिखा है उसको ये नहीं पता कि जो सर्च करना है उसको किस तरीके से सर्च करना है। देन कम्स द प्रॉब्लम सॉल्विंग। डीएसए की मदद से हम लोग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को बहुत इजीली सॉल्व करते हैं। जैसे कि अगर आपको किसी भी म्यूजिक प्लेयर का पूरा प्लेलिस्ट मैनेज करना है, एंड अगर आपको किसी भी ब्राउजर का पूरा हिस्ट्री मैनेज करना है, देन उसको हम लोग लिंक लिस्ट की मदद से कर सकते हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ डीएसए, रिसोर्स मैनेजमेंट। अगर आपको ये पता चल जाए पहले ही कि आप जो भी एप्लीकेशन बना रहे हो उसमें कितनी मेमोरी लगने वाली है, कितना स्पेस लगने वाला है, और वो कितना टाइम लेने वाला है एग्जीक्यूट करने में, उसकी मदद से क्या इन चीजों को पढ़ के आप ऐसी एप्लीकेशन बना सकते हो जो मिनिमम रिसोर्स लेगा बट आपको मैक्सिमम परफॉर्मेंस देगा, वो भी बहुत ही एफिशिएंटली। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डीएसए का इंपॉर्टेंस क्या है और डीएसए क्या है। लेट्स बिगिन विद द वीडियो। अब मैं आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल की चीजें बताने वाला हूँ, तो ऑब्वियसली वीडियो बहुत लंबी हो सकती है, तो हम लोग इस वीडियो को मल्टीपल पार्ट्स में स्प्लिट कर देंगे सो दैट ज्यादा बोरिंग नहीं लगेगा जब भी हम लोग डीएसए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला चीज आता है माइंड में, इट्स टू चूज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट कैन बी सी शार्प, इट कैन बी सी प्लस प्लस, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, जावा, गो, रस्ट एंड रूबी। बट जो इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होता है वो होता है सी प्लस प्लस, पाइथन एंड जावा। एमएनसीज में सबसे ज्यादा यूज होता है पाइथन, तो मैं आपको प्रीफर करूंगा कि आप पाइथन पर ज्यादा फोकस करें एंड पाइथन से ही अपना डीएसए स्टार्ट करें। उसके बाद में व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू लर्न द प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो फंडामेंटल्स है, यहाँ पर 5 कोर फंडामेंटल्स होते हैं। पहला होता है हमारे पास में लैंग्वेज सिंटेक्स, जो भी आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके सिंटेक्स आपको किस तरीके से लिखने। देन इज द कंट्रोल स्ट्रक्चर, इसमें यह बताया जाता है कि जो आपका कोड लिखेंगे वो कितना प्रोफेशनल तरीके से लिख रहे हैं, कोड का स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। देन यू हैव टू अंडरस्टैंड pseudo कोड कैसे इंप्लीमेंट करें। देन आता है फंक्शंस। फंक्शंस कैन बी बिल्ट इन फंक्शंस प्लस यूजर डिराइव्ड फंक्शन, एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द oops बेसिक। आपको oops का एटलीस्ट उस लैंग्वेज का बेसिक आना चाहिए। तो हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट पे, इट्स डाटा स्ट्रक्चर। या मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था कि डाटा स्ट्रक्चर क्या है और उसका इंपॉर्टेंस क्या है। जो सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट है, वहां पर आपको 5 टाइप्स के डाटा स्ट्रक्चर्स आपको देखने मिलेंगे। दे आर एरेज, लिंक्ड लिस्ट, टैग्स, क्यूज एंड हैश टेबल। अब ये 5 डाटा स्ट्रक्चर को भी अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आपका 50%
इंटरव्यू का क्वेश्चन है वो इसी से आपका क्लियर हो जाएगा। अब जो एरे होता है दे आर बेसिकली स्टैटिक, लिंक लिस्ट जो होता है वो हमारा डायनेमिक होता है, एंड जो स्टैक्स होते हैं दे फॉलो द LIFO, LIFO मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो क्यूज होते हैं दे फॉलो द FIFO, बोले तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। एंड जो हैश टेबल है वो क्या करता है, ये की वैल्यू को स्टोर करके रखा है अपने पास में। बेसिक क्लियर करना बहुत जरूरी है, अगर आपको बेसिक नहीं पता होगा तो आप एडवांस लेवल की चीजें क्लियर नहीं कर पाएंगे। एंड वीडियो के लास्ट में जो हमारा लास्ट पार्ट बनेगा वीडियो का, हम लोग उसमें ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से वेबसाइट बेस्ट है और किस वेबसाइट के क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है DSA को पढ़ने के लिए। देन जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इट्स द एल्गोरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी। इट मीन्स आप जब भी किसी भी कोड में DSA इंप्लीमेंट करते हो तो जो उसका एल्गोरिदम है, जो भी कोड लिखा होता है, उसके कोड को एग्जीक्यूट होने के लिए कितना टाइम चाहिए, और जब वो कोड एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो मेमोरी में वो कितना स्पेस लेगा। अब जो एल्गोरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी है इसके कंसेप्ट को क्लियर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसकी मदद से वी कैन जस्टिफाई एप्लीकेशन बनाएंगे उसमें कितनी मेमोरी लगेगी और कितना स्पेस लगने वाला है, सो दैट हम लोग उसको इतने अच्छे से ऑप्टिमाइज कर दे, मिनिमम रिसोर्स पर काम भी करे और हम लोग को मैक्सिमम इफिशियंसी भी दे। अब जो भी अरिथमेटिक के जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जो भी हमारा टाइम या जो भी हमारा स्पेस लगने वाला है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं बिग O नोटेशन के साथ में, एंड दे ऑल आर असिम्प्टोनिक नोटेशंस। अब यहाँ पर हमारे पास में कुछ कॉमन रन टाइम्स होते हैं। मैं आपको हर DSA के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक बता दूंगा ताकि आप जब उसको एडवांस लेवल पे पढ़ोगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओ यस एग्जैक्टली, इसका यूज इसलिए किया जा रहा है। अब जो हमारा कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय O⁻1 के रेशियो में। देन लॉगरिथमिक जो रहेगा उसको हम लोग डोनेट करने वाले हैं O log n के फॉर्मेट में। लीनियर जो भी रहता है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है O⁻n। लीनियरिथमिक जो भी होते हैं उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है O के अंदर में n log n से। एंड जो क्वाड्रेटिक होता है O का n में स्क्वायर, एंड जो फैक्टोरियल होता है के अंदर में n फैक्टोरियल। लार्ज डाटा सेट्स के साथ में काम नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ही स्लो होता है। एंड एक बच गया था एक्सपोनेंशियल, O के 2 की पावर n में। अब ये क्या करता है, ये बहुत सारे ऑप्शंस को ट्राई करता है। सो आई होप आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पता चल गया होगा सारे कॉमन रन टाइम्स के, क्योंकि जब तक आपको ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं मालूम रहेगा ये डिसाइड नहीं कर पाओगे कि आपको किस यूज केस के लिए कौन सा DSA का फ्रेमवर्क यूज करना है। DSA है ये कोई स्पेशल चीज नहीं है, ये कोई मैजिकल चीज नहीं है, इट्स जस्ट अ फ्रेमवर्क। इसी फ्रेमवर्क की वजह से वी यूज टू राइट कोड इन एन ऑप्टिमाइज्ड मैनर, जिसकी वजह से हम लोग फ्यूचर में इसको स्केलेबल बना सकते हैं। जब आपका एल्गोरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी का आपका पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, देन हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉर्टिंग एल्गोरिथम से एंड सर्च एल्गोरिथम से। अब सॉर्टिंग एल्गोरिथम क्या चीज है, देखो सॉर्टिंग एल्गोरिथम डाटा को ऑर्डर्ड में अरेंज करता है, 0 to 1, A to Z या Z to A। जिस तरीके से आप अपने फोल्डर्स के अंदर में देखते हो, वी हैव वेरियस ऑप्शंस टू सॉर्ट द फाइल्स, फोल्डर्स, कॉन्टेक्स्ट जो भी होते हैं हर तरीके की चीजों को। अब इसमें क्या होता है, ये इंटरव्यू में इसलिए कॉमन होता है क्योंकि आज के टाइम पे सारे एप्लीकेशंस में सॉर्टिंग बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं होता कि पहले आपने अपना कॉन्टेक्ट खोल दिया, पहले आपको जेब्रा दिखने वाला है ऊपर, देन आपको मंकी दिख रहा है। इट हैज टू बी फ्रॉम A to Z ओनली, क्योंकि ये बहुत ही प्रोफेशनल है और आज के टाइम में इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के अंदर में आता है। अब सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स में आपके पास में 6 टाइप्स के सॉर्टिंग होते हैं, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट एंड हीप सॉर्ट। सबके अपने अपने एडवांटेज है, सबके अपने अपने डिसएडवांटेज है, आपको सारे कवर करने हैं। देन कम्स द सर्च एल्गोरिथम। सर्च एल्गोरिथम बोले तो जो भी आपका सर्च बार होता है एप्लीकेशन के अंदर में। अब ये सर्च एल्गोरिथम क्या करता है, जो पूरा कलेक्शन होता है डाटा का, उसमें ये सर्चिंग का काम करता है। ठीक है, एल्गोरिथम्स होते हैं, एक होता है बाइनरी सर्च, एक होता है लीनियर सर्च। आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है इसमें कि अगर आपका डाटा सॉर्टेड है तो बाइनरी में आएगा, एंड अगर नहीं सॉर्टेड है तो अपना लीनियर में आएगा। अब जो बाइनरी सर्च है इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है इट्स डिनोटेड बाय log n, और जो लीनियर होता है इसको हम लोग डिनोट करते हैं n से। सर्च एंड सॉर्ट एल्गोरिथम आपका क्लियर हो जाएगा। देन यू हैव टू मूव एंड गो विथ ट्री डाटा स्ट्रक्चर। अब ये ट्री डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, ये इस तरीके का ट्री होता है। एक अपना पेरेंट नोड होता है, जिस देन इसके पास यहाँ पे चाइल्ड होता है, यहाँ पे इसके पास में चाइल्ड होता है। ये इस तरीके से काम करता है, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है और इसमें जो इन्फॉर्मेशन हम लोग स्टोर करते हैं इसको हम लोग हायरार्किकल फॉर्मेट में स्टोर करते हैं। ट्रीज अपना पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप शोकेस करती है, पेरेंट रहेगा, ये चाइल्ड रहेगा, ये इस चीज को शोकेस करती है। ट्री डाटा स्ट्रक्चर में कुछ की कंसेप्ट्स भी होते हैं, जैसे कि नोड, रूट नोड, एज, पेरेंट, चाइल्ड, लीफ नोड, डेप्थ एंड ट्री प्रॉपर्टी। अब जो ये नोड होता है ना, नोड का क्या मतलब होता है, ये पूरे ट्री में एक फंडामेंटल यूनिट होता है। ये एक पॉइंटर को दूसरे पॉइंटर से यहाँ पर इसका लिंक करने का काम होता है। देन कम्स द रूट नोड। अब जो
रूट नोड होता है हायरार्की में जो सबसे टॉप पे रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं रूट नोड। देन कम्स द एज। एज क्या होता है? इसको बोलते हैं हम लोग एज। ये क्या करता है? एक नोड को दूसरे नोड से कनेक्ट करता है। देन कम्स द लीफ नोड। लीफ नोड हमारा वो नोड होता है जिसके पास कोई चाइल्ड नहीं होता, मतलब जैसे ये पेरेंट बन गया, चाइल्ड बन गया, अब इसके नीचे कोई चाइल्ड वाला नहीं है, तो ये होगा हमारा लीफ नोड। देन कम्स द डेप्थ एंड लेवल। अब डेप्थ का क्या मतलब होता है कि एक नोड के अंदर में कितने रूट नोड डिफाइंड है। देन कम्स द ट्री प्रॉपर्टी। ये असाइक्लिक होती है। ट्री डाटा स्ट्रक्चर होगा वो टोटली असाइक्लिक होगा, मतलब उसमें कोई भी लूप नहीं होंगे। इसमें जो आपके सबसे कॉमन टाइप्स के जो ट्रीज होते हैं ना, दे आर बाइनरी ट्रीज, बाइनरी सर्च ट्रीज, हीप ट्रीज एंड ट्राइज, प्रीफिक्स ट्री जिसको हम लोग बोलते हैं। देन इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, वो होता है हमारा ट्री ट्रैवर्सल का। इसमें होता है इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। अब जो इन ऑर्डर होता है ना, ये लेफ्ट से स्टार्ट करेगा, देन रूट पे जाएगा एंड देन राइट से स्टार्ट करेगा। अब प्री ऑर्डर में क्या होता है, ये रूट से स्टार्ट करता है, फिर लेफ्ट में जाता है एंड देन फिर ये राइट में जाता है। और इसी तरीके से जो पोस्ट ऑर्डर है वो क्या करता है, पहले लेफ्ट में जाएगा, फिर राइट में जाएगा, रूट लेवल पर जाएगा। इस तरीके से इसके अंदर में ट्री ट्रैवर्सल का पूरा है, ये आपको बहुत ही अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा। अभी इसके पास इसके खुद के सर्च एल्गोरिदम है। एक होता है हमारा DFS, तो डेप्थ फर्स्ट सर्च, एंड दूसरा होता है हमारे पास में BFS, बोले तो ब्रीथ फर्स्ट सर्च। अब जो DFS होता है ना, वो क्या करता है, वो किसी भी एक ब्रांच को बहुत ही इन डेप्थ लेवल पर एक्सप्लोर करता है। एंड जो ब्रेथ फर्स्ट सर्च होता है ना, ये क्या करता है, एक के बाद हॉरिजॉन्टल लेवल में एक के बाद ये एक्सप्लोर करता है। अब जो ये होता है, ये हमारा फॉलो करता है स्टैक मेथड को। स्टैक बोले तो लीफो, लीफो बोले तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, और ये फॉलो करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। सो आई होप आपको ये ट्री डाटा स्ट्रक्चर में क्या क्या पढ़ना है आपको ये समझ में आ गया। एंड अगर आपको पूरे वीडियो में कोई भी डाउट है या कुछ भी क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट में बता देना। आई विल डेफिनेटली मेक श्योर टू क्लियर दैट डाउट फॉर यू। अब इसके बाद में आता है ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर। अब ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके पहले हमने जितने भी ग्राफ के बारे में पढ़ा था, एल्गोरिदम के बारे में, दे वेर लीनियर। लीनियर मतलब प्रोसेस को फॉलो करते हैं। अब ये जो ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर है ना, ये पूरा नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर बोले तो जो ट्री डाटा स्ट्रक्चर था हायरार्की में चलता था, बट ये नॉन लीनियर है, मतलब ये कोई हायरार्की फॉलो नहीं करता, बल्कि रैंडमली कनेक्टेड रिलेशनशिप्स में काम करता है और ये उसके अंदर में स्टोर करता है। अब सिंपल वर्ड में अगर मैं आपको बताऊं तो जो ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर है, रियल वर्ल्ड के कनेक्शंस को मैप करने का सबसे बेस्ट तरीका है आज के टाइम पे। अभी ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर के दो मेन कंपोनेंट्स है, एक है अपना वर्टेक्स जिसको हम लोग नोड बोलते हैं, और दूसरा है हमारे पास में एज। अब जो वर्टेक्स है वो बेसिकली क्या चीज है, ये डाटा या एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। पूरे गूगल मैप में बहुत सारे सिटीज हैं, अगर आपको कोई भी एक पर्टिकुलर सिटी को सर्च करना है तो आप उसको इजिली सर्च कर सकते हो। सेम तरीके से फेसबुक पर आपको किसी एक पर्टिकुलर यूजर का प्रोफाइल सर्च करना है तो आप उसको इजिली वहां पर सर्च कर सकते हो। दैट्स वेयर दिस ग्राफ स्ट्रक्चर्स आर यूज्ड। एंड सेकंड है यहाँ पे एजेस। एजेस में क्या होता है, ये दो वर्टाइसेस के बीच में जो रिलेशनशिप होता है ये उसको डिफाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल, दो सिटीज के बीच में कितना डिस्टेंस है, 10 किलोमीटर का है, 100 किलोमीटर का, गूगल मैप ये आपको बताएगा। एंड इन द सेम वे आपके पास फेसबुक में दो यूजर्स के बीच की जो फ्रेंडशिप है फेसबुक पर, वो कितने टाइम से, इन सारी चीजों को वो बताता है। ग्राफ्स हमारे पास यहाँ पे 3 टाइप्स के होते हैं, यूनी डायरेक्टेड, डायरेक्टेड एंड वेटेड। अब इसमें से जो सबसे ज्यादा यूज होता है इंडस्ट्री में वो होता है हमारा यूनी डायरेक्टेड ग्राफ एंड डायरेक्टेड ग्राफ। वेटेड ग्राफ का बहुत ही कम यूज होता है, बट स्टिल इफ यू वांट यू कैन स्टडी दैट एज वेल। अब जो हमारा यूनी डायरेक्टेड ग्राफ होता है, अब इसका जो रिलेशनशिप होता है ना, ये दोनों डायरेक्शन में होता है। जैसे कि अगर फेसबुक पर आप जाओगे, अगर आपने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मेरे प्रोफाइल में भी आपको एज ए फ्रेंड शोकेस करेगा एंड आपके प्रोफाइल में मुझे भी एज ए फ्रेंड शोकेस करेगा। जो हमारा डायरेक्टेड ग्राफ होता है ये हमारा एक डायरेक्शन का होता है। एक डायरेक्शन बोले तो समझो आपने इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो रिक्वेस्ट भेजा, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, तो मैं आपके फॉलोइंग लिस्ट में आ जाएगा, बट ये जरूरी नहीं है कि मैं भी आपको फॉलो करूँ। टोटली डिपेंड्स ऑन मी कि मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। अब जो ये वेटेड ग्राफ होता है ना, वेटेड ग्राफ में क्या होता है, गूगल मैप्स पे जैसे आप जाते हो, आप वहाँ पे दो सिटीज के बीच का डिस्टेंस अगर आप देखोगे तो इट विल बी सेम। 250 एग्जांपल लेके चलते हैं, वो सेम दिखाएगा। और अगर आप उसको दिल्ली से जयपुर का भी देखोगे तो भी वो आपको सेम दिखने वाला है। तो वहाँ पर वेटेड ग्राफ का यूज होता है। जो ग्राफ वाला एल्गोरिदम है ना, इसकी मदद से हम लोग पाथ फाइंडिंग करते हैं। सोशल नेटवर्क्स में ग्राफ का बहुत ज्यादा यूज होता है। नेटवर्किंग में किस तरीके से आपका डाटा ट्रैवल करेगा, किस तरीके से डाटा का स्ट्रक्चर रहने वाला है, ये सारी चीजें ग्राफ एल्गोरिदम डिसाइड करती है। एंड दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंटरव्यूज ऑल्सो। इन शॉर्ट, ग्राफ वो टूल है जो कॉम्प्लेक्स कनेक्शंस, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकता है। इसके खुद के सर्च एल्गोरिदम्स हैं। इसके जो शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम में आपको 3 टाइप्स के मिलते हैं, डिक्सट्रास एल्गोरिदम, बेलमोंट-फोर्ड एंड एस्टेरिक्स एल्गोरिदम। देन यहाँ पे मिनिमम स्पैनिंग ट्री में आपको 2 एल्गोरिदम्स मिलते हैं, प्रिम्स एल्गोरिदम एंड क्रुक्सल्स एल्गोरिदम। जो डिक्सट्रास एल्गोरिदम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड मिनिमम स्पैनिंग ट्री में क्रुक्सल्स एल्गोरिदम है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ऑल अबाउट
अबाउट बेसिक्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। सो मैं पार्ट 1 को यहीं पर खत्म करता हूँ। आई डोंट वांट कि आपके ब्रेन पर एक ही साथ में बहुत ज्यादा लोड आ जाए। आई विल ट्राई कि जैसे कि इस वीडियो को मैं इस लेवल पर बनाऊं कि अगर आप ये वीडियो देख लोगे ना तो आपको कोई दूसरी वीडियो सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड यू नो व्हाट, इसके बाद में जो वीडियो बनाऊंगा वी विल टॉक अबाउट एडवांस लेवल्स ऑफ डीएसए कंसेप्ट। तो बेसिक्स को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। एंड अगर आपको पूरी वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरीज है, तो आप मुझे कमेंट कर देना। आई विल डेफिनेटली सॉल्व दैट डाउट फॉर यू। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।